हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एनटी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करते हैं। अपने भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों को कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बुनियादी अधिकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बुनियादी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को किस धारा के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को किस धारा के तहत किस धारा के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए की स्थापना की गई थी? वो की गई थी धारा 10 के तहत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पेश की है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की धारणा पेश की है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पेश की है? वो की है ऑप्शन डी, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पेश की है? रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो है ऑप्शन डी राइट आंसर। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? वो है गोपनीयता का अधिकार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गोपनीयता का अधिकार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? वो गोपनीयता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? वो गोपनीयता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT किस अधिनियम के तहत गठित किया गया है? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT किस अधिनियम के तहत गठित किया गया है? वो गठित किया गया है ऑप्शन डी, कंपनी अधिनियम 2013। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT किस अधिनियम के तहत गठित किया गया है? वो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित किया गया। नेक्स्ट है कि जिला न्यायपालिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? जिला न्यायपालिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? वो है ऑप्शन सी, 1 और 3 दोनों सही होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका को संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग घोषित किया है। ये सही है। नेक्स्ट इसमें सही होगा, संविधान जिला न्यायाधीशों के न्यायिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। संविधान जिला न्यायाधीशों को न्यायिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किस व्यक्ति के पास अधिवक्ता या वकील के रूप में कितना न्यूनतम आवश्यक अनुभव होना चाहिए? जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होने हेतु किस व्यक्ति के पास अधिवक्ता या वकील के रूप में कितना न्यूनतम आवश्यक होना चाहिए? वो है 7 वर्ष कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली बार जेंडर बजट वक्तव्य किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? वो किया था 2005 और 2006 में। भारत सरकार ने पहली बार जेंडर बजट वक्तव्य
किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? 2005 और 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के संदर्भ में एनजीटी के अधिकार क्षेत्र और उच्च न्यायालयों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो है प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में मामले में एनजीटी उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है। प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के मामले में एनजीटी उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है। नेक्स्ट है हमारा, अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में कितने बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? वो रखा है 4:1 की। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? वो है सशस्त्र बल अधिनियम न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय के निर्णयों की विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? वो उच्च न्यायालय में की जा सकती है, हाईकोर्ट में की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है? वो है आजीविका के पर्याप्त साधन। निम्न सामुदायिक भौतिक संसाधनों को अतिरिक्त स्वामित्व शोषण के विरुद्ध बच्चों और युवाओं की सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन। नेक्स्ट है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 217 सब क्लोज 3 में सर्वोच्च न्यायालय शब्द जोड़े गए, जिससे राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के निर्धारण में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 217 सब क्लोज 3 में या सर्वोच्च न्यायालय शब्द जोड़े गए, जिससे राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के निर्धारण में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है? 15वां संशोधन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 15वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद सदस्यों के आचरण की जांच करने के लिए जिम्मेदार है? वो है विशेषाधिकार समिति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विशेषाधिकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? शुद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता। किसी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? शुद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी समितियों को राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक भाग सरकारी समितियों का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक भाग के रूप में मान्यता देने वाला 97वें संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया है? वो है अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 243 में संशोधन किया है। सरकारी समितियों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में मान्यता देने वाले 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया है? अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 243 में संशोधन किया है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के लिए किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? एक व्यक्ति के लिए किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, अभ्यर्थी को कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य करना चाहिए, ये तो है। अभ्यर्थी को अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का पूर्व अनुभव होना चाहिए, यही नहीं है। बाकी अभ्यर्थी पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए। बाकी जो गलत है वो है अभ्यर्थी को अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ये तो गलत ही है।
निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में फास्ट ट्रैक विशेष स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना की गई है? वो है यहाँ पे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018। आपराधिक कानून अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018। निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है? वो की गई 2018 अधिनियम में। नेक्स्ट है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 222C सब क्लॉज 1। 1987 की धारा 22C सब क्लॉज 1 के अनुसार स्थायी लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किससे संबंधित विवादों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से किन विवादों पर संबंधित विवादों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है? वो है गैर समन्वयनीय अपराधों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है। बाकी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर अधिकार उनका समन्वयनीय अपराध है, नागरिक अपराध विवाद है, इनमें सब में स्थायी लोक अदालत भी विवादों पर अधिकार क्षेत्र है उनका। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला किस राजनीतिक पार्टी से हैं? वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो अनुच्छेद 244 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनहित याचिका PIL के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा आम जनता के लाभ के लिए दायर की जा सकती है। जनहित याचिका ठीक है। जनहित याचिकाएं रिट याचिकाओं के समान है क्योंकि दोनों व्यक्तिगत हितों के लिए दायर की जाती हैं, ये गलत है। जनहित याचिका का उपयोग मानवाधिकारों को उन्नत करने और सार्वजनिक सरोकारों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। जनहित याचिकाएं केवल भारत में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले ने भारत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में भारत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की है? वो है द सेकंड जजेस केस 1993। द सेकंड जजेस केस 1993। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को पहली बार वायसराय और गवर्नरों के कार्यकारी परिषदों से जोड़ा गया है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को पहली बार वायसराय और गवर्नरों के कार्यकारी परिषदों से जोड़ा गया है? भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को पहली बार वायसराय और गवर्नरों के कार्यकारी परिषदों से जोड़ा गया था? वो है भारत सरकार अधिनियम 1909 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है? वो है अनुच्छेद बी भारत के संविधान का अनुच्छेद 136। भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 136 के अंतर्गत। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने का निर्देश दे सकते हैं? अनुच्छेद 321 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 321। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का आह्वान कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है? वो अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 174। नेक्स्ट है 9वें संशोधन अधिनियम 1960 ने किस देश के साथ समझौते के कारण भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया गया? पाकिस्तान। 9वें संशोधन अधिनियम 1960 ने किस देश के साथ समझौते के कारण भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया? वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। यह आपातकालीन अवधि कितने महीने तक लागू थी? वो 21 महीने तक लागू थी। नेक्स्ट है 1950 में संविधान परिवर्तन के समय कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था? वो किया गया था 0 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। 1950 में संविधान के परिवर्तन के समय कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख? 0।
1997 में कौन सा राज्य राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश के केंद्र में था, जिसे राष्ट्रपति के आर नारायण ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। 1997 में कौन सा राज्य राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिफारिश के केंद्र में था, जिसे राष्ट्रपति के आर नारायण ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया? वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है लाहौर घोषणा पत्र 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और किसके बीच हस्ताक्षर एक द्विपक्षीय समझौते और शासन संधि हुई? वो है नवाज शरीफ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नवाज शरीफ। लाहौर घोषणा पत्र 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच। किस प्रधानमंत्री को आंतरिक मंत्रिमंडल उनके काल में विशेष रूप से शक्तिशाली हो गया? किस प्रधानमंत्री का आंतरिक मंत्रिमंडल उनके काल में विशेष रूप से शक्तिशाली हो गया? वो है इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लिखित दलबदल के आधार पर किसी राजनीतिक दल के सदस्यों का अयोग्य ठहराने का प्रावधान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लिखित दलबदल के आधार पर किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान नहीं है? वो है ऑप्शन ए। यदि एक पार्टी को किसी अन्य पार्टी में विलय हो, यदि एक पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाता है तो 10वीं अनुसूची में उल्लिखित दल बदल के आधार पर किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान नहीं होता है। और ऑप्शन बी में क्या है? यदि कोई निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो ये अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। यदि कोई निर्वाचित सदस्य अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी के विरुद्ध वोट देता है तो उसको भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य अपनी सदस्यता के 6 माह बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? वो है ऑप्शन बी, उच्च राजनयिक प्रकृति के पदों पर चयन हेतु सलाह देना। उच्च राजनयिक प्रकृति के पदों पर चयन हेतु सलाह देना ये संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण हेतु उम्मीदवारों को उपयुक्तता पर सलाह देना ये संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है। नेक्स्ट है हमारा, किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के दावों पर सलाह देना भी संघ लोक सेवा आयोग का एक कार्य भी है। ऑप्शन डी में है, सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक मामलों पर सलाह देना भी संघ लोक सेवा आयोग का एक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं वंचित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं वंचित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संघ सूची के विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संघ सूची के विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संसद को अन्य न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की अनुमति देने की शक्ति है।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का सृजन करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का सृजन करने की अनुमति देता है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का सृजन करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं हैं? कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं हैं? वो है राजनयिक शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं हैं, ऑप्शन ए। और कौन सी शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास? वित्तीय शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास, कार्यकारी शक्तियाँ भी राज्यपाल के पास हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वर्ष में हुए चौथे आम चुनावों के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूप से बदल गया? किस वर्ष में हुए चौथे आम चुनावों के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूप से बदल गया? वो है सन 1967। सन 1967 में हुए आम चुनावों के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूप से बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? वो होता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? वो होता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान करने का अधिकार। मतदान करने का अधिकार किसके पास है? एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? मतदान करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून बनाने से स्पष्ट रूप से निषिद्ध होता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून बनाने से स्पष्ट रूप से निषिद्ध करता है? वो है अनुच्छेद 13। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 13। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता कौन करता है और उनका आधिकारिक पदनाम क्या है? न्याय अधिकारी के रूप में नामित एक न्याय अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराएगा? वो है अनुच्छेद 167। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराएगा? वो है अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार किस सीमा तक लागू हो सकता है? वो है यहाँ पे भारतीय संसद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारतीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में लोक अदालत संस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया? किस अधिनियम के तहत भारत में लोक अदालत संस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम न्यायालयों में नियुक्त
न्यायाधिकारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? वो है यहाँ पे सही विकल्प है, वो है न्यायाधिकारी। न्यायाधिकारी एक न्यायिक अधिकारी होना चाहिए जिसका वेतन और शक्तियाँ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समान हों। जिसका वेतन और शक्तियाँ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समान हों।